करें स्टार्ट। क्या पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर अपन ने? नेचर ऑफ ऑक्साइड समझ में आ गए आपके? ठीक है। अब देखो इसके अंदर जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, अपन ने जहां तक पढ़ा दिया, हाँ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वैसे तो क्या है बेटा, सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का भी कुछ यूज है इसके अंदर, क्योंकि हमेशा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन मेटल्स का ही होता है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ के आ चुके हो, ठीक है? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको आना चाहिए। किसकी बात करेंगे आज? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू वैसे तो आपको सबको पता है, ठीक है? और पेपर के अंदर आपको ऐसा पूछेगा भी नहीं कि किसका क्या होगा, क्योंकि आपको दो ही एग्जांपल है इसके अंदर मेनली है, एक तो KMnO4 और एक K2Cr2O7, ठीक है? दोनों ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्यों है? क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसको बोलते हैं? जिसका रिडक्शन होता है उसे तो बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है? अर्थात वो दूसरे को क्या करते हैं? ऑक्सीडाइज करने का काम करते हैं, और स्वयं क्या होते हैं? रिड्यूस होते हैं। वही तो नाम है, सामने वाले को जो करेंगे उसका वही नाम पड़ता है, ठीक है? लेकिन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अपन बात करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को यदि कौन कौन डिसाइड करता है उसकी बात करेंगे, तो आपको याद रखना है, क्या याद रखोगे? कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा 3 एंथैल्पी के नाम से जाना जाएगा। अर्थात सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा डेल्टा H सब्लिमेशन, सब्लिमेशन, ठीक है? उसके बाद सेकंड आपको देखना पड़ेगा आयोनाइजेशन एनर्जी। कौन सी देखनी पड़ेगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। और थर्ड आपको देखना पड़ेगा डेल्टा H हाइड्रेशन। क्या देखना पड़ेगा? डेल्टा H हाइड्रेशन। ये पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन की स्टेबिलिटी को बताता है। किसको बताता है? पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्थिति को। जैसे क्या लिखेंगे? इट शोज पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट इन सॉल्यूशन। अर्थात आपको जिसकी वैल्यू जिसके लिए ज्यादा मिलेगी वही ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी? स्टेबल। जैसे आपको पेपर में पूछता है कि अगर वाटर के अंदर अपन एक तो डालें कॉपर प्लस को और एक डालें बेटा कॉपर प्लस 2 को, तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? आपका मन कर रहा होगा कॉपर प्लस होना चाहिए, क्योंकि कॉपर प्लस का 3D10 कॉन्फ़िगरेशन है, लेकिन ऐसा होता ही नहीं है। कौन स्टेबल ज्यादा होता है? बोलो, कॉपर प्लस 2। उसका रीजन है क्योंकि कॉपर प्लस 2 के लिए डेल्टा H हाइड्रेशन की वैल्यू ज्यादा नेगेटिव होती है। और मैंने आपको सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर लिखाया था, जिसके लिए हाइड्रेशन जितना ज्यादा नेगेटिव, मतलब छोटा आयन हो गया, और छोटा आयन पानी के अंदर उतना ही बड़ा हो जाता है, और उतना बड़ा हो गया तो उसके लिए हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई, तो इसलिए कॉपर प्लस 2 क्या हो गया? पानी के अंदर जाकर के स्टेबल। जबकि कॉपर प्लस क्या शो करेगा? डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें वही एक ही एलिमेंट का तो क्या होता है? ऑक्सीडेशन, और एक ही का क्या हो जाए? रिडक्शन। उसे क्या बोलते हैं अपन? असमानुपातन अभिक्रिया, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। आगे बात समझ में? चलो जी, तो बात करें। अब आपको पता है, यदि आपको पता है कि इफ SOP वैल्यू इक्वल टू पॉजिटिव, यदि SOP की वैल्यू पॉजिटिव होगी तो ऑक्सीडेशन इजी होगा या रिडक्शन इजी होगा? बताओ बताओ जी, बोलो। SOP की वैल्यू यदि ज्यादा है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, तो ऑक्सीडेशन इजी होगा या रिडक्शन इजी होगा? ऑक्सीडेशन इजी होगा, क्योंकि मैंने आपको लिखाई थी ट्रिक,
लेके भारत सरकार का नाम मांगे अली महान, जानकर फेंके सीढ़ी कोई नीचे, सुनो यार प्रभात है होंगे ब्रह्मानंद पंडित, ओ कलावती सोना फ्री में लाई। यही है। तो ऊपर वाली जो वैल्यू थी हाइड्रोजन से ऊपर वाली वो सारी पॉजिटिव थी, और जो पॉजिटिव थी तो इसलिए उनका क्या अच्छा हो रहा था, ऑक्सीडेशन। क्या अच्छा हो रहा था, ऑक्सीडेशन। तो आप समझ गए, जिनके लिए एसओपी की वैल्यू यदि पॉजिटिव आएगी तो उनका बेटा ऑक्सीडेशन इजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन इजी होगा। आगे बात समझ में। अब यदि मैंने दूसरा कहानी कहा, एक एसओपी वैल्यू, एसओपी वैल्यू आ गई नेगेटिव, नेगेटिव आ गई मतलब अच्छा ऑक्सीडेशन नहीं होगा उनका, और अच्छा ऑक्सीडेशन नहीं हुआ तो क्या हो गया पर अच्छा रिडक्शन। तो क्या हो जाएगा, उनका रिडक्शन इजी होता है। क्या होता है, रिडक्शन इजी होता है। आगे बात समझ में बना लो। जिनके लिए एसआरपी की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव आएगी, एसआरपी की वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव आएगी तो मतलब उनका रिडक्शन अच्छा होगा, और एसआरपी की वैल्यू यदि नेगेटिव आएगी तो उनका ऑक्सीडेशन अच्छा होगा। अलग अलग बात है, दोनों चीज अलग अलग हैं। जिसके लिए एसओपी पॉजिटिव होता है उनके लिए एसआरपी नेगेटिव होता है, और जिनके लिए एसआरपी पॉजिटिव होता है उनके लिए एसओपी नेगेटिव होता है। बनाओ बनाओ फटाफट, आज कंप्लीट करना है चैप्टर को, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक को करना है, ए ब्लॉक तो पढ़ेंगे अभी। ये याद रखना है बेटा, आपको कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करेंगे ना तो 3 फैक्टर डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, एक फैक्टर नहीं करता। कितने फैक्टर करते हैं, 3 फैक्टर। तीन फैक्टर डिसाइड करते हैं। एक तो सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी क्या होती है बताओ, सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी। दूसरी क्या होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी, जो गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए रिक्वायरमेंट होगी। हाइड्रेशन का मतलब जल में घोलने पर जितनी एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी ना वही उसकी हाइड्रेशन एनर्जी होगी, और जितनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी ना उसकी वैल्यू नेगेटिव में होती है, तो नेगेटिव में मान जितना ज्यादा होगा उस आयन की स्टेबिलिटी उतनी ही बढ़ जाएगी। आगे बात समझ में। सॉल्यूशन चैप्टर आपको लिखाए थे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, तो ये सारे चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड हैं। चलो तो लिखो, क्वेश्चन लिखो एक।
अब समझना है आपको, एक बात आपको समझ लिख लिया, एक एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। जिसका ऑक्सीडेशन होता है, क्या होता है, ये याद रखनी बात है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है और एक का होता है रिडक्शन। क्योंकि जितनी भी आप रिएक्शन पढ़ोगे बेटा, वो सारी रेडॉक्स रिएक्शन ही पढ़ोगे आप, क्योंकि जो रेडॉक्स नहीं होगी वो पढ़ोगे नहीं पेपर के अंदर, ठीक है। जिनका ऑक्सीडेशन अच्छा होता है उन्हें बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ठीक है। और जिनका रिडक्शन होता है उन्हें क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आगे बात समझ में, ठीक है। अब आपको बोलेगा, एग्जाम्पल की बात कर लें, क्रोमियम +2 से जा रहा है क्रोमियम +3 में। किसमें गया? क्रोमियम +3 में। और एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया इसने? लूज कर दिया। ये किया है। यहां इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ कितना आता है? D4। और यहां क्या आता है? D3। क्या आता है? D3। यही तो आता है। अब मेरे को बताओ, Cr2+ में रहना पसंद करेगा या Cr+3 में रहना पसंद करेगा क्रोमियम? क्यों? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण। तो बताओ, इसका यहां क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हुआ है तो क्रोमियम अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है? बोलो, है या नहीं है? बोलो। तो ये क्या हो गया बताओ? रिड्यूसिंग एजेंट। क्या हो गया? रिड्यूसिंग एजेंट। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। दूसरा, MnO4- से बना बेटा Mn+2। क्या बना? Mn+2। समझना इन चीजों को। Mn यहां कितने में? +7 में। यहां कितना गया? +2 में। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुई है डिक्रीज हुई है? बोलो, डिक्रीज हुई है डिक्रीज? डिक्रीज हुई है ना। अब 7 से 2 पे आ गई तो कम हुई है ना। और जब ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होती है उसे बोलते हैं रिडक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? रिडक्शन। तो बताओ, जिसका रिडक्शन होता है उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या बोलते हैं भैया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यही है, ठीक है। उसके बाद में फिर बताओ, Cr2O7 2-। आपको ये नाम भी काफी बार कंफ्यूज करते हैं कि इसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलें या रिड्यूसिंग एजेंट बोलें, ठीक है। Cr2O7 2-, ये कन्वर्ट हो गया 2Cr+3 में। किसमें हो गया? 2Cr+3 में। बताओ, Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ यहाँ। +6 है क्या? क्योंकि 7 दूनी 14, 14 में से 2 कम किए तो 12, और 12/2 करोगे तो 6। 6 से किसमें गया? 3 में। रिडक्शन हुआ है ऑक्सीडेशन? रिडक्शन। क्या हुआ है? रिडक्शन। और रिडक्शन हुआ है बेटा, तो रिडक्शन के साथ में ही इसे क्या बोलेंगे अपन? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? वही। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये। अब बताओ, Cr+6 से ज्यादा स्टेबल Cr+3 में क्यों है? बताओ। Cr+6 में क्या है इसका? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 0। कितना है? 0। और 0 से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? हाफ फिल्ड। क्योंकि आपको स्टेबिलिटी का ऑर्डर तो पता ही है, क्या होता है बताओ? सबसे ज्यादा होगा फुली फिल्ड। क्या होगा? फुली फिल्ड। स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं मैं, स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। सबसे ज्यादा फुली फिल्ड। उसके बाद में कौन होगा? हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड। और उसके बाद में कौन होगा? वेकेंट। क्या होगा? वेकेंट। आगे बात समझ में, ठीक है। अब बताओ, यहां तो सारे वेकेंट है, इनका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो D0। क्या है बेटा? यहां देखोगे तो D0 में आ रहे हैं ये D0 भैया, ये D0 है। यहां देखोगे तो कितना आ रहा है बताओ? D5 में। किसमें आ रहा है? D5 में। और यहां देखोगे तो D3 में आ रहा है। इसलिए स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा फुली फिल्ड होता है, फिर हाफ फिल्ड होता है, फिर वेकेंट का नंबर आता है। इसलिए ये जाना कहां पसंद करते हैं? जहां इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। दूसरी बात समझो, KMnO4 क्या होता है बेटा? KMnO4 क्या होता है?
सेकेंडरी स्टैंडर्ड। क्या होता है? सेकेंडरी स्टैंडर्ड। जैसे आपने क्या किया क्लास के अंदर, जब मैंने क्लास 11 में प्रैक्टिकल करवाए थे आपको, तो KMnO4 घोलने के लिए दिया था, मैंने आपको दिया था। क्या KMnO4 पूरा घुला था क्या? नहीं घुला। ये क्या करता है, नेचर के अंदर ऑक्सीजन या वाटर वेपर वगैरह प्रेजेंट होती है ना, उसके साथ में रिएक्शन करके अपने कंसंट्रेशन को चेंज कर सकता है। और कंसंट्रेशन को जो चेंज कर लेगा उसे बोलते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड। क्या बोलते हैं? सेकेंडरी स्टैंडर्ड। MnO4, इसको भी बोलते हैं KMnO4। क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम पर मैग्नेट। ये होता है सेकेंडरी स्टैंडर्ड। सेकेंडरी स्टैंडर्ड, सेकेंडरी स्टैंडर्ड बोल रहे हैं क्योंकि चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। अब इसकी कहानी सुनाता हूं मैं। जब हम क्लास 12 में पढ़ते थे तो क्या है कि टीचर प्रैक्टिकल करवाते हैं, ठीक है। अब उनमें क्या होता है कि एक बच्चे को पकड़ते हैं, वो एक बच्चे का मतलब है जो सीधा बच्चा होता है क्लास के अंदर, उसको बुलाते हैं। अब इसके अंदर पानी मिलाना होता है अपने को, ठीक है। तो इसके अंदर चाहे आप कितना ही पानी मिला लो, ये कभी भी पूरा घुलेगा ही नहीं, ठीक है। ऐसा ही हमारे साथ हुआ एक बार, जब 12 में पढ़ते थे तो टीचर ने क्या किया, KMnO4 ले लिया। अब या तो उनको आइडिया नहीं होगा कितना लेना है इसको, तो उन्होंने सोचा कि हम उस टाइम पे 60 स्टूडेंट थे, कितने थे, 60 या 62 स्टूडेंट होंगे। तो 62 के हिसाब से उन्होंने कम से कम 250 ग्राम से ज़्यादा ले लिया। ये कितना ले लिया? 250 ग्राम से ज़्यादा। अब गलती क्या की, उन्होंने एक साथ मिलाया इसको। कितना मिलाया? एक साथ 250 ग्राम को एक साथ मिलाया। तो मिलाते टाइम इसके अंदर कम से कम 250 लीटर के करीब पानी ऐड कर दिया। कितना किया? 250 लीटर। और ये घुले ही नहीं, घुले ही नहीं। अब दिन था सैटरडे का, शनिवार का दिन था। अगले दिन क्या पड़ा? रविवार, संडे। अब ये कहानी क्या बहुत शानदार है। मेरे साथ वाला लड़का था, तो उसको क्या है कि संडे को था। अब संडे को कोई बच्चा आएगा कि स्कूल में? नहीं आएगा। तो उन्होंने क्या है, एक बच्चे को बोला कि ऐसा करना, वो जो लड़का है ना उसको भेज देना। और क्या कहानी बताई कि जो जितना ज्यादा पानी लाएगा वो उतना ही सीखेगा। मतलब अब बच्चे का माइंड सेट कर दिया कि पानी लाएगा, क्या सीखेगा इसमें, क्योंकि सेकेंड स्टैंडर्ड ये भूलेगा तो है ही नहीं। फिर उस बच्चे ने क्या किया, अब दूसरे बच्चे को बोला, तो उस बच्चे ने उसको जाकर के बोल दिया वहाँ कि यार तेरे को सर बुला रहे हैं स्कूल में, क्योंकि वहाँ सॉल्यूशन बनाना है। तो उसने उसको सर को कहा कि सर मुझे साइंटिस्ट नहीं बनना, मेरे को साइंटिस्ट नहीं बनना, मेरे को तो बस 12th पास करनी है। तो उसका रीजन क्या था एक्चुअल में, क्योंकि KMnO4 होता है सेकेंड स्टैंडर्ड और कभी भी घुलता ही नहीं है। और जब घुलेगा ही नहीं तो चाहे भाई तुम इसमें कितना ही मिला लो, ये हमेशा पूरा घुलता ही नहीं है। इसको आपको फेंकना ही पड़ता है नीचे वाले पोर्शन को। ऐसा आप करके भी देखा है आपने 11th में। कलर चेंज तो जब अपन कुछ मिलाते हैं किसी चीज को, जब होता है ना, वैसे तो पिंक कलर होता है इसका, कैसा होता है, पिंक कलर टाइप में होता है। लेकिन जब अपन इसको किसी के साथ में, जैसे ऑक्जिलेट आयन के साथ में न्यूट्रलाइज करते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन होती है, वो मैंने बताई थी आपको, तब कलर चेंज होता है। बाकी ये खुद तो क्या होता है, कलरफुल ही होता है। क्या होता है? कलरफुल। आगे बात समझ में। तो इसलिए KMnO4 को पूरा घोलने के चक्कर में अपने को समय बर्बाद नहीं करना। जितना घुल जाए अच्छी बात है, नहीं घुलता तो अपने पास सिंक होता है, सिंक के अंदर डाल दो। आगे बात समझ में। अब देखो ये कहानी देखो, अब आपको क्या करेगा, इतना समझ में आया तुम्हारे? ये आया। अब पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसा आएगा, ये तो लिखना नहीं है अपने को, इसको तो मिटा देंगे, ठीक है। ये तो बस समझाने के लिए बताया मैंने, ठीक है। अब देखो, अब आपको पूछेगा पेपर के अंदर कि बेटा कॉपर +2 के लिए, कॉपर +2 के लिए जो SRP की वैल्यू होती है ये 0.34 वोल्ट होती है। क्या होती है? 0.34 वोल्ट होती है, ठीक है। तो आपको इसके लिए 0.34 वोल्ट वैल्यू जो आती है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले आपको समझना है कि सबसे पहले बेटा कॉपर होगा, कॉपर सॉलिड ही रहा होगा कि नहीं रहा होगा। कॉपर सॉलिड से कहां गया है, कॉपर गैस के अंदर गया है। तो कौन सी एनर्जी दी अपन ने, बोलो, सब्लिमेशन एनर्जी। और जिसका ही नाम क्या बताया अपन ने, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, यही था। एक ये दोनों
तो ये क्या है बताओ, डेल्टा एच सब्लिमेशन है या नहीं है, बोलो भाई है। गैसियस एटम से जब अपन ने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया होगा तो क्या कॉपर प्लस आया होगा, आया होगा। ये क्या है इसकी IE फर्स्ट है या नहीं है। जब कॉपर प्लस से एक इलेक्ट्रॉन और रिमूव किया होगा तो क्या बना होगा, कॉपर प्लस 2 बना होगा कि नहीं बना होगा। कॉपर प्लस 2 के लिए IE2, ये क्या हो गई IE2 हो गई कि नहीं हो गई। कॉपर प्लस 2 को पानी के अंदर डाला गया होगा तब जाके कॉपर प्लस 2 एक्वस में बना होगा क्या। तो यहाँ कौन सी काम की बेटा, डेल्टा एच हाइड्रेशन काम की है क्या, बोलो काम किया नहीं किया। अब बताओ, मैंने आपको बताया कि जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बात करोगे तो ये सारी एनर्जी काउंट होंगी उसके अंदर, होंगी कि नहीं होंगी। अब बताओ, यदि मुझे ई नॉट चाहिए, इसका क्या चाहिए, ये तो हो गया क्वेश्चन और ये हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। ई नॉट की वैल्यू चाहिएगी तो क्या सबसे पहले डेल्टा एच सब्लिमेशन लेके आऊंगा मैं, उसके बाद में बेटा IE1 लेके आया क्या, और फिर IE2 लेके आया क्या। इसका ही नाम क्या पड़ गया बताओ, आयोनाइजेशन एंथैल्पी पड़ गया क्या, बोलो। उसके बाद में पानी के अंदर डाला होगा तो डेल्टा एच हाइड्रेशन डाला होगा क्या, बोलो। अब मेरे को बताओ, ये वैल्यू अपन ने सब्लिमेशन दिया है तो एनर्जी बाहर से दी है कि नहीं दी है, तो ये वैल्यू क्या रहेगी बताओ, ये वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। क्या रहेगी, पॉजिटिव। ये वैल्यू दोनों एनर्जी अपन देते हैं बाहर से और दोनों देंगे तो ये वैल्यू भी क्या रहेगी, पॉजिटिव। लेकिन पानी के अंदर जैसे डाला तो ये वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। क्या आ गई, नेगेटिव। अब मेरे को बताओ, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो क्या ये दोनों पॉजिटिव ज्यादा रहा होगा, और पॉजिटिव में से जब नेगेटिव माइनस किया तो ले दे के वैल्यू कौन सी बची, बोलो। ले दे के वैल्यू कौन सी बची, पॉजिटिव वाली बची। तो पॉजिटिव जब वैल्यू बची होगी तो इसलिए ही उसका नाम क्या पड़ गया बताओ। तो क्या इन दोनों की वैल्यू को देखोगे तो पॉजिटिव ग्रेटर देन आएगा क्या नेगेटिव से, आएगी वैल्यू। अब कितनी आएगी ये अपन को लेना देना नहीं है, लेकिन देखोगे तो ले दे करके लास्ट में ई नॉट की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। और जब पॉजिटिव आएगी तो इसलिए तो पॉजिटिव लिखी गई है। आ गई बात समझ में। तो ये इसका रीजन हो गया कि नहीं हो गया, तरीके से तो यही है। तो आप इसको कर लेंगे कि नहीं करेंगे, आपके अंदर क्वेश्चन दे रखा है ये। चलो जी, ये आ गई बात समझ में। अब आप करोगे, पहले तो ये लिख लिया, इसके बाद देखो ये ऐसा हमेशा थोड़ी होगा। जिनके केस में देखोगे SRP की वैल्यू नेगेटिव आती है, क्योंकि वहां हाइड्रेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है इन सभी से। सारा खेल स्टेबिलिटी का है। इंसान देख लो, एटम देख लो, कोई भी देख लो, सारा चीज क्या जाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी की ओर जाना चाहते हैं। जिसको पैसे की कमी है वो पैसा लेना चाहता है, जिसको सम्मान की कमी है वो सम्मान लेना चाहता है। तो स्टेबिलिटी का मतलब है कि एटम को देख लो, किसी को देख लो आप, ठीक है। इसलिए कल मैं एक पढ़ रहा था कि केमिस्ट्री क्या है, इमोशनल सब्जेक्ट है, भावनात्मक सब्जेक्ट। क्यों है बताओ, क्योंकि कार्बन है ना, कार्बन के पास जब किसी को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं तो कार्बन से आगे जुड़ जाता है, और जब उसके पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं तो कार्बन को खाली छोड़ के चला जाता है। होता है नहीं होता, आप देखो काफी बार कार्बन के ऊपर कोई तो दे जाता है नेगेटिव चार्ज और कोई दे जाता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, दे जिसका भी भला और ना दे जिसका भी भला।
कार्बन तो ये कहता है भैया आपको यदि बॉन्ड बनाने तो आप आ जाओ, मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले लेना, तुम्हारा एक इलेक्ट्रॉन दे देना, बना लेंगे। कोई कहे कि मैं ही दूंगा दोनों इलेक्ट्रॉन, तो कार्बन कहता है भैया तू भी दे देना, आजा, कोई परेशानी नहीं, तू ही करके चला जाना। तो इसलिए आप जीवन में भी देखो, जिस इंसान को लूटने वाले या ठगने वाले आते हैं उसका जीवन में कभी कुछ नहीं बिगड़ता है। अकेले कार्बन में इतनी टेंडेंसी है कि जो इलेक्ट्रॉन से चाह रहा है, दे रहा है, ले रहा है, वो सब कुछ सहन करके भी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण कर दिया अकेले कार्बन ने, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन। आगे बात समझ में? तो इससे हमने को पॉजिटिव भी सोचना चाहिए कि जिस इंसान का यदि कभी कोई आपसे कुछ छीन रहा है, कुछ दे रहा है, कुछ भी कर रहा है आपके साथ, और यदि आपकी नियत ही सही है तो आप पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कार्बन के अंदर, अकेले के अंदर ये टेंडेंसी है, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का निर्माण कर दिया अकेले कार्बन ने। और कैसा कंपाउंड है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। बाकी और एटम थोड़ी हैं, क्योंकि आप जब भी पढ़ोगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर दे कार्बन, दे कार्बन, दे कार्बन, यही पढ़ोगे, क्योंकि कार्बन के अंदर अच्छे दिन भी देखे कार्बन ने और बुरे दिन भी देखे। आगे बात समझ में? तो मैं कल पढ़ रहा था, ये उसमें आया था कि केमिस्ट्री क्या है? इमोशनल सब्जेक्ट है। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है तो कार्बन से जुड़ जाते हैं, और यदि नहीं होती है तो कार्बन से दूर चले जाते हैं। आई बात समझ में? लिख लिया ये? चलो जी, नेक्स्ट ये लिखो। अब आपको जब एनसीईआरटी पढ़ के देखोगे ना, तो वो चीजें क्या कंफ्यूज करती है। कभी बार डीप लॉ जो एलिमेंट है ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग चैप्टर है। अब आपको बोलेगा कि कोई एटम M+3 से M+2 में जाना चाह रहा है, M+2 से M+3 में जाना चाह रहा है, तो भाई जाना तो चाह रहा है, लेकिन उसका एग्जाम्पल समझते हैं ना, तो वो चीजें हमें ज्यादा याद रहती है। अब बताओ, M+2 से M+3 में जाएगा तो ऑक्सीडेशन अच्छा होगा, और ऑक्सीडेशन अच्छा होगा तो वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट का। जो M+3 से M+2 में आएगा उसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो अच्छा किसका काम करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। उन्हीं को मैंने एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया आपको, क्योंकि पेपर के अंदर पूछेगा एग्जाम्पल, ना तो मेटल पूछेगा ना कुछ और पूछेगा। बनाओ, फटाफट बनाओ। अब देखो एनसीईआरटी के अंदर, अभी तो कल और टाइम लगेगा इसमें, एनसीईआरटी के अंदर आपको KMnO4 की और K2Cr2O7 की रिएक्शन दे रखी है कुछ, तो अपने को याद नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन वहां से पूछता ही नहीं है, आज तक नहीं पूछा उसने, ना कोई कॉम्पिटिशन में पूछा है ना कहीं और पूछा है। बस इतना पूछा है कि KMnO4 का ज्यादातर यूज होता है ना, वो एन फैक्टर में होता है। कहाँ यूज होता है? एन फैक्टर में, कि भैया एसिडिक मीडियम में तो कैसे रिएक्शन करेगा, बेसिक मीडियम में तो कैसे रिएक्शन करेगा, और न्यूट्रल तो कैसे रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो रिएक्शन अपने को रटनी नहीं है, पूछेगा नहीं वहां से। आगे बात समझ में? चलो, इसके बाद में ये क्वेश्चन लिखो, इसको क्वेश्चन की फॉर्मेट में लिखो। क्वेश्चन लिखो, द इनॉट M+2 से आ रहा है M, मतलब रिडक्शन हो रहा है इसका। क्या हो रहा है? रिडक्शन। वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, वैल्यू फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव में कितनी है बेटा? 0.34 वोल्ट, 0.34 वोल्ट। what is possible reason
व्हाट इज पॉसिबल रीजन फॉर दिस? M+2 से M में आ रहा है ना, M का मतलब मेटल, और मेटल का मतलब यही तो है, कॉपर +2 से आ रहा है, कॉपर में लो, यही तरीका तो है लिखने का। अब इसको एंट भी दे रखी है, लेकिन क्वेश्चन में एंट नहीं देगा, एनसीईआरटी में, इसलिए एंट दे रखी है। उसने बोल भी रखा है कंसीडर इट्स हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड लॉ डेल्टा H हाइड्रेशन। मतलब एंट दे रखी है, मतलब ये दे रखी है कि भैया ये तो है लॉ, ये तो क्या है, लॉ है, और ये जो वैल्यू आ रही है एटोमाइजेशन वाली, डेल्टा H सब्लिमेशन, ये क्या है, ये दे रखी है हाई। क्या दे रखी है, हाई। तो बताओ जब वैल्यू हाई आएगी, जो हाई में से लॉ को कम करोगे तो हाई वैल्यू तो आएगी। आपके पास 100 रुपए, कितने रुपए हैं, 100 रुपए, 100 रुपए में से आपने 50 रुपए खर्च कर दिए, तो माइनस के 50 बचे, प्लस के 50 बचे, प्लस के आप लेके गए 100 रुपए और सामान खरीद लिया 150 रुपए का, अब किसके बचे, माइनस के। तो सामान मिलेगा आपको जब मिल सकता है, जब आपकी जानकारी हो। बाकी तो दुकानदार ये कहेगा भैया ये तो पकड़ो अपने 100 रुपए, और कभी 50 रुपए की और ज़रूरत हो या 50 रुपए आपके पास और आ जाएं, उस टाइम आप इस सामान के करीब आना। ऐसा ही होता है। इसलिए हायर डेल्टा H एटोमाइजेशन एंड लॉ डेल्टा H हाइड्रेशन। पेपर के अंदर ही आंसर दे दिया है आपको। समझाने का तरीका ये भैया, कॉपर सॉलिड से पहले कॉपर गैस में आएगा, जिसे बोलते हैं डेल्टा H सब्लिमेशन। ठीक है, कॉपर गैस से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो कॉपर प्लस में आया, कॉपर प्लस से एक इलेक्ट्रॉन फिर निकाला, कॉपर +2 में गया, कॉपर +2 उसको पानी के अंदर डाला तो कॉपर +2 एक्वस में गया। लेकिन जब अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर बात कर रहे थे तो अपन सीधा ही कॉपर को कहां भेज रहे थे, कॉपर +2 एक्वस के अंदर, क्योंकि सारी चीजें अब हर जगह बतानी जरूरी नहीं है, तो बतानी कहां पड़ेंगी, यहां बता दी। अब हर चैप्टर के अंदर ये बताने वाली बातें नहीं है ना, उनका वहां यूज होता है। आपको पेपर के अंदर पूछे कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन आयोनाइजेशन एनर्जी, डेल्टा H एटोमाइजेशन, डेल्टा H हाइड्रेशन, ऑल ऑफ दीज। क्या आंसर आ जाएगा, ऑल ऑफ दीज। आगे बात समझ में, बाकी बातें करेंगे कल। आज की लगते हैं यहीं तक।